नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्रीबीज वाला एक बड़ा बयान दे दिया और उसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार से जनता की मांग को भीख की संज्ञा दे दी। प्रहलाद पटेल के ताजा बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि फ्रीबीज को लेकर के क्या पहले शिवराज जी को पता नहीं था कि इससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है। जब वोट चाहिए होता है तो पहले फ्रीबीज वाले बयान दो, फ्रीबीज वाली योजनाएं लाओ और जब चुनाव जीत जाओ तो उन्हें पूरा ना करना पड़े, इसलिए यह बयान दो कि फ्रीबीज से देश को नुकसान है। ठीक इसी तरह से प्रहलाद पटेल जी के बयान को लेकर के कांग्रेस सवाल कर रही है कि अगर आपको लगता है कि जनता सरकार से मांग करती है तो वो भिखारी की संज्ञा में आती है, तो फिर आप वोट मांगने क्यों जाते हैं जनता के पास? जनता अपना हक मांगती है, भीख नहीं। इस तरह के बयान लगातार अब सामने आ रहे हैं। तो क्या वाकई में जनता को मांगने की पड़ गई है आदत, या फिर फ्रीबीज पर सिर्फ चुनावी है सियासत? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले मंत्री प्रहलाद पटेल के वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और उसके बाद क्या सफाई में उन्होंने कहा है, यह भी सुनिए। की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें। कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। और आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह से सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या आरोप लगाए हैं और गुंजन चौकसी किस तरह से बचाव कर रही है, सुनिए। कोई भी अगर पीड़ित पक्ष आता है आपके पास आवेदन निवेदन करने, तो निश्चित तौर से न्याय मिलना चाहिए। मंत्रियों के पास आ रहे, मुख्यमंत्री के पास आ रहे, तो क्यों आ रहे? मतलब प्रशासनिक रूप से जिलों के अंदर काम नहीं हो रहा, इसलिए आपके पास आ रहे। इतने सालों की सरकार है तो किसी को भी घमंड तो आ ही जाता है। तो रावण को भी घमंड था, एक दिन मटका फूटेगा। आप बताएं, उस मंच पे, जिस मंच पे से प्रहलाद पटेल जी ने एक भाव रखे थे सिर्फ अपने, उस मंच पे कांग्रेस के नेता भी थे। तो अगर कार्रवाई करनी है तो उन कांग्रेस के नेताओं पे भी करनी पड़ेगी। अगर हम समाज को योग्यता अनुसार, अगर एक समाज के लिए कोई संदेश दिया जा रहा है, उसका दुराचार, उसका फैलाने की कोशिश, उसको नफरत बनाने की कोशिश कांग्रेस की बहुत पुरानी है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और आइए देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, लोगों को पड़ी सरकार से भीख मांगने की आदत, मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासत। पहले बोले भिखारियों की फौज इकट्ठी करनी नहीं सही, फिर बोले अपने समाज के लोगों से यह बात कही। कांग्रेस बोली अधूरे वादों से बचने दे रहे हैं ऐसे बयान। शिवराज या प्रहलाद को पहले नहीं था क्या यह ज्ञान? सरकार से मांगने वाले भिखारी, प्रहलाद पटेल के बयान ने तो हद ही कर दी। यह कहा जा रहा है कि यह बयान थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया, अपनी बात को बेहतर तरीके से वो रख सकते थे।
उनका मंतव्य सही हो सकता है, पर शब्दों का चयन शायद गलत हो गया। हुआ नहीं हुआ या सही बात उन्होंने सीधे तौर पर की, इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोया जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ विजय शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं संतोष गौतम जी के पास। संतोष गौतम जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जिस मंच से ये बातें कही गई वहां आपके नेता भी मौजूद थे और पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बयान मंत्री जी ने दिया है, पर चूंकि आपके नेता मौजूद थे तो पहले उन पे कार्रवाई हो, फिर हम मंत्री जी के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस आरोप पर? देखिए अभिलाष जी, इससे बड़ा कुतर्क कुछ हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री अगर मंच पर कोई बात कह रहे हैं और भले ही अपने समाज के लोगों के बीच कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरी समग्र भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाई देती है। कारण कि यदि ये उनका व्यक्तिगत बयान होता मंत्री जी का, तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान से किनारा कर चुकी होती और अपने मंत्री से इस्तीफा ले लिया होता उन्होंने। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसी सोच से ग्रसित है और एक मंत्री ने यदि बात कह दी है, तो भारतीय जनता पार्टी मन ही मन उससे सहमत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं होती तो मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया होता। लेकिन बड़ी बेशर्मी से ये कहना कि वहां पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, इसको कहेंगे कि मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर भटकाने की कोशिश, जिसको कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। अगर वहां कांग्रेस के नेता तो क्या वो प्रहलाद पटेल का मुंह दबा देते? अगर प्रहलाद पटेल ने कोई बात कही तो इसकी जिम्मेदारी पूरी और पूरी प्रहलाद पटेल की है, भारतीय जनता पार्टी की है, जिसने उन्हें मंत्री बना रखा है। और अगर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया तो ये माना जाएगा कि ये मोहन यादव की, ये नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, वीडी शर्मा की ये सामूहिक मंशा है, जिसको अभिव्यक्त करने का केवल काम प्रहलाद पटेल ने किया है। अगर समाज के लोगों को, अगर भले अपने समाज के लोगों की बात कर रहे हो, भिखारी कह रहे हैं, मैं समझता हूं लोधी समाज एक गौरवशाली समाज रहा है, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री तक दिया है उमा भारती जैसा, लेकिन उसको भी अगर भिखारी कह रहे हैं, मैं समझता हूं पूरी तरह से निंदनीय, शर्मनाक बयान है, जिसके कारण मंत्री प्रहलाद पटेल से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ठीक है बृज गोपाल लोया जी, ये बयान तो बाद में आएगा, पर पहले मुझे भी थोड़ा समझाइए कि ये जो तर्क दे रहे हैं खुद मंत्री जी, और अभी मैं गुंजन जी को सुन रहा था कि चूंकि मंत्री जी ने बयान दिया है लेकिन उधर कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो पहले कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई हो, ये तर्क आपको लग रहा है ये ठीक है? ये मतलब किस तरह का एक्सक्यूज है? नहीं, देखिए पहले तो आप इस पूरे बयान को समझ लीजिए। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने बयान दिया, कहाँ दिया, कब दिया और कैसे दिया। तो प्रहलाद जी ने अपने लोधी समाज के एक कार्यक्रम में ये कहा है, और पूरा अगर एक लाइन भी पूरी सुनेंगे, पूरा बयान तो छोड़िए, एक लाइन भी पूरी सुनेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने किया है कि हमारे संस्कारवान समाज की रचना करनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम मांगने वाले नहीं देने वाले बने। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी महापुरुष को क्या आपने कभी किसी से मांगते हुए देखा है? इन तीनों बातों को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर बताइए कि ये बयान कहाँ से गलत है। एक बात और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अभी उमंग सिंगार जी कह रहे थे कि अन्याय के कारण, तो आपके अन्याय से ही उमंग सिंगार जी पिछले 75 वर्षों में ये समाज पिछड़ा रहा। आपने कभी उसे अवसर नहीं दिया इस उत्थान का कि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके और देने वाला बन सके। तो आपने जिन्हें रोक रखा था उन्हें आज अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनमें स्वाभिमान भरने का, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ाने का काम अगर माननीय प्रहलाद पटेल जी अपनी समाज के लोगों का कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस कह रही है, क्या सुठालिया जिला राजगढ़, वहां जो लोग मंच पर थे उसमें सुन लीजिए आप उसकी पूरे बयान में कि वह जो लोग हैं वो ताली बजा रहे हैं वहां, उन्होंने अप्रिशिएट किया है उस बयान को, यानी वो वहां दिए जाने लायक बयान था। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यदि ये जो अभी कह रहे थे आदरणीय संतोष गौतम जी कि क्या मुंह पकड़ लेते तो छोड़िए, 2 दिन हो गए, क्या सुठालिया में कार्यक्रम में मौजूद उस वर्ग के किसी नेता ने, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, क्या इस बयान पर आपत्ति जताई है? नहीं जताई है। दूसरी बात, अभी दीदी का जिक्र कर रही थी, पिछड़ा वर्ग के लोधी समाज से इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस पार्टी को कि 2004 में ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और आज प्रहलाद जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? तो शर्म इन्हें आनी चाहिए। मगर प्रहलाद जी ने जो कहा है, आप लोया जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दबाव में आपने इस्तीफा दिलवाया था उमा भारती जी से, आप दिलवाना नहीं चाहते थे, मतलब आप पार्टी कांग्रेस के दबाव में इस्तीफे दिलवा देती थी अपने मुख्यमंत्री के? मैं बता देता हूँ, हुबली से एक वारंट जारी हुआ। हम उस तरह के राजनीतिक दल नहीं है कि यदि कोई मुख्यमंत्री, तो आप रीजन ये बताइए ना, वारंट जारी हुआ, आप रीजन कांग्रेस के दबाव को बता रहे हैं।
दबाव नहीं, इस तरह की परिस्थितियां पैदा करी हैं। मैंने ये कहा है, आप अच्छा, ठीक शब्द है। दोबारा भी सुन सकते हैं। और कांग्रेस ये करती आई है इस तरह के षड्यंत्र केवल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेताओं पे नहीं। लेकिन गौरव तो जगाने कांग्रेस के लिए जो पिछड़े शब्दों का चयन हुआ वो कितना सही था, ये पूछने के लिए मैं विजय शुक्ला जी के पास चलता हूं। विजय शुक्ला जी, देखिए, संदेश मुझे भी लग रहा है कि उनकी मंशा भरे साफ रही हो, पर शब्द गलत चुन लिए। अब शब्द गलत चुन लिए तो वो जो तर्क दे रहे हैं कि भाई पहले कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई करो, मतलब अगर गलती किसी ने कर दी तो पहले उस पर कार्रवाई मत करो, जो गवाह है पहले उसको मारो या उसको सजा दो। ये एक और कहते हैं ना कि गलती तो करी दी, ऊपर से अब जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है वो भी लग रहा है कि बचकाना चीजें हो रही हैं। ये कांग्रेस के आरोपों को लेकर क्या बीजेपी तय नहीं कर पाई कि कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए जल्दबाजी में इस तरह की चीजें हो गई, या कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी चाहती है कि थोड़ा सा इसको लाइमलाइट मिल जाए तो प्रहलाद जी थोड़े गिर जाए अंदर, इसलिए ढंग से डिफेंड नहीं कर रही है? देखिए, प्रहलाद पटेल एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े राजनेता हैं वो, और एक बौद्धिक राजनेता हैं। उनकी भाषा बड़ी तर्कपूर्ण रहती है, बहुत सधी हुई रहती है। पता नहीं किस सोच या दिमाग में आकर के उन्होंने ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जो प्रहलाद पटेल जी के मूल स्वभाव से मैच नहीं करती। मतलब ये बयान देना और बयान के बाद जो दोनों प्रवक्ता कह रहे थे उससे हट करके अगर ये देखा जाए तो समाज, यदि उनका समाज ही यदि सामने खड़ा है मान लिया जाए, तो क्या अपने सजातियों के लिए क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए था? ये एक अपने आप में प्रश्न है। उन्हें ऐसे शब्दों को कहने से जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली हो। आज प्रहलाद जी कैबिनेट मंत्री है, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं प्रहलाद पटेल। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बात कही है वो बात उनकी जिह्वा पर आ गई और ये एक बड़ी गलती है। ये एक गलती है। बेहतर ये होता कि प्रहलाद जी अपने इस शब्दों के लिए संसार से क्षमा मांगने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन अपने समाज के ही लोगों से ये बात वो कह सकते थे कि भाई देखो, हमने ये जो बात कही है वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो वो कहने जा रहे हैं मीडिया उसे तूल देगा। और जब आप राजनीति करते हैं तो कोई भी चीज आपकी निजी नहीं होती जी। निजी तो कोई बात रह नहीं जाती। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति का कुछ भी निजी नहीं होता। ये ऐसा नहीं है प्रहलाद जी नहीं समझते, प्रहलाद जी इस बात को भी भली बात समझते हैं। पर हाँ, गलती उनसे हुई है। भाषा की मर्यादा उन्होंने लांघी है, शिष्टता की मर्यादा उन्होंने लांघी है, और ये शिष्टता की मर्यादा प्रहलाद पटेल जी को शोभा नहीं देती। ठीक है, मैं संतोष गौतम जी आपके पास आता हूं। अब मैं आता हूं असल मुद्दे पर। ये तो चलिए भाषा, एक आध शब्द स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या कुछ भी कह सकते हैं, पर यहां मेन चीज ये कि वो जो दर्द कह रहे थे कि एक टोकरी भर करके शिकायतें लेकर आ जाते हैं, मांगे लेकर के आ जाते हैं। तो भाई अमूमन सरकार के पास इसलिए जाया जाता है कि जब प्रशासन से आदमी निराश होता है तो वो शासन के पास शिकायत लेकर जाता है, और अगर टोकरी भरकर शिकायतें उनको मिल रही हैं सिर्फ उनके ही समाज के लोगों से, तो ये बताता है कि जनता वहां खुश नहीं है। भाई मंत्री तक कौन जाना चाहता है? अगर उसको वहीं पर लोकल अधिकारी, लोकल कर्मचारी उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दें तो वो पहले कलेक्टर के पास जाता है, जब नहीं होता तो विधायक सांसद के पास जाता, वहां नहीं होता तब मंत्री के पास जाता है। इतना तो पॉलिटिकली लिटरेट है भारत का युवा और भारत के लोग कि उन्हें पता है कि पहले कहां अप्रोच करना है। तो जब बस 7-8 जगह से दुत्कार दिया जाता है तब वो जाता है, और उधर तक इतनी शिकायतें पहुंच रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है कि नीचे का सिस्टम हमारा काम ठीक नहीं कर रहा, इतनी सारी शिकायतें हमें मिल रही हैं। तो ये मूल जो जिस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए कि इतनी सारी शिकायतें मंत्रियों तक पहुंच क्यों रही हैं। बिल्कुल सही कहा अभिलाष जी आपने, बहुत ही सही आपने विश्लेषण किया पूरी स्थिति का। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में यदि गांव का मौसम गुलाबी था, तो ये टोकरी भर भर कर जो शिकायतें आ रही हैं, ये बिल्कुल साफ बता रही हैं कि आंकड़े झूठे थे, दावे किताबी थे।
तो पूरी तरह से प्रहलाद पटेल ने यह स्वीकार किया है कि हमारी सरकार फेलुअर सरकार है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश के सिर ऊंचा करने में इस सरकार का कोई योगदान है। ये सरकार लगातार अगर मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर पा रही है और जब भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये कहती है 2003 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था। ये नहीं बताती कि 20 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका कैसा रहा। ये इसका कोई व्हाइट पेपर जारी नहीं कर सकती। ये नहीं बता सकती कि इन्वेस्टर्स मीट में पिछली 6 इन्वेस्टर्स मीट में से मध्य प्रदेश को क्या लाभ हुआ, यहाँ का युवा बेरोजगार क्यों है, यहाँ पर इतना प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है, भयंकर महंगाई क्यों छाई हुई है, मध्य प्रदेश पर लगातार हर हफ्ते औसतन 5,000 करोड़ का कर्जा क्यों आ रहा है, क्यों विभागों में तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, क्यों लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह की जो बात कही गई थी वो नहीं दी गई, क्यों किसानों को 2,700 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का झूठा वादा किया गया मोदी की गारंटी के नाम पर, क्यों 3,100 रुपए धान के समर्थन मूल्य का झूठा वादा किया गया। तो शिकायतें भर भर के आएंगी टोकरियों से और सरकार का काम है उनको सॉल्व करना। यदि सरकार उनको सॉल्व नहीं कर रही और उद्दंडता पूर्वक बेशर्मी से अगर जनता को भिखारी कह रही है तो जनता भी बार बार इनको चुनाव जो जिताती आ रही है उसका भी अब समझ लो कि जिसको कहते खून खोलेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता जवाब देगी ऐसे अहंकारी नेताओं को जिनका इस्तीफा भी मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री की भी मंशा प्रहलाद पटेल की मंशा से मेल खा रही है। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं बृजगोपाल लोया जी। देखिए यहाँ दो चीजें उन्होंने कही, एक तो कि टोकरी भर भर के शिकायतें और मांगे लेकर के आ जाते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे समाज को नौकरी या मांगने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। 60 साल में आप कहते हैं 50 साल कांग्रेस ने अगर राज किया तो उन्होंने मांगने वाला बना दिया, मांगते हैं आप देने वाला नहीं तो कम से कम 20 सालों में इतना तो उनको सक्षम बना देते कि वो मांगे ना, दे ना पाए, ठीक है। तो ये 20 साल का आपका भी तो उसमें जुड़ जाता है ना सर। और दूसरा ये कि शिकायतें आ रही हैं, क्या ये एक्सपोज नहीं कर दिया एक कैबिनेट मंत्री ने अपने ही सिस्टम को कि टोकरी भर भर के शिकायतें आ रही हैं, किसी समाज की आ रही हो, वो लोधी समाज की हो, वो ब्राह्मण समाज की हो, वो दलित समाज की हो, किसी भी समाज की हो, वो स्वीकार कर गए ना इस चीज में कि शिकायतें आ रही हैं टोकरी भर भर के, वो परेशान है इस चीज से। जी संतोष जी कह रहे थे वो बात तो मुझे समझ आ रही थी, मगर आप कह रहे हैं तो कम समझ आ रही है। एक भी बार उन्होंने शिकायत शब्द का प्रयोग नहीं किया है प्रहलाद जी ने, आप फिर से सुन लीजिए। एक भी बार नहीं कहा है उन्होंने। ये कहा है कि मांगने के जो हमारा मन है इसे हमें बदलना पड़ेगा और मांगकर्ता की जगह हमें देने वाला बनना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहता हूं जो अभी संतोष गौतम जी कह रहे थे, संतोष जी माननीय प्रहलाद जी को भी मालूम है और मध्य प्रदेश की जनता को भी मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है और वहां पर जाकर सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए कि समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से उन शिकायतों का भी निपटान हो और उन जो काम है लोक सेवा गारंटी के वो समय पर हो। इसलिए ये मामला है। और एक बात और मैं फिर से कहता हूं, हमेशा अपने समाज के उत्थान के लिए ये कहने का हक सभी को। और एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, माननीय प्रहलाद पटेल जी को वह समाज अपने गार्जियन के रूप में देखता है और गार्जियन जब तल्ख लहजे में बात करता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता, उसे समझाइश मानी जाती है और बेहतर मानी जाती है। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जो लोग प्रहलाद जी को नहीं जानते हैं वो कृपया कर सोच समझ कर टिप्पणी करें, क्योंकि प्रहलाद जी सिर्फ राजनेता नहीं है, वो एक बेहतर समाज सुधारक है, वो एक बहुत शानदार चिंतक है और उन सब के साथ साथ सबसे खास बात यह है कि बेदाग चरित्र के मालिक है। ये कोई साधारण घटना नहीं है जो जीतू पटवारी जी उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भिखारियों की फौज इकट्ठा करना गलत है, वो ये कह रहे हैं छोटा सा लोया जी, भिखारियों की फौज इकट्ठा करना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये शब्दों का चयन कहां वो व्यक्ति कर रहा है। अपने घर में अगर वो पुत्र को डांट रहा है और घर में क्या समाज में कर रहा है ना, और समाज तो प्रदेश का हिस्सा है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या समाज ने उसे किस तरह से लिया? उस समाज ने उस बयान को अप्रिशिएट किया और ये माना कि हमारे गार्जियन ने आज हमें ना ये मत बोलिए कि माना कि भिखारियों की फौज इक्कठा कर ली। ना ये माना नहीं, किसी का विरोध नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने भिखारी कह दिया तो वो भिखारी है ये मान लिया। ये गलत बात। आप एक मिनट सुन लीजिए। वहां जो लोग हैं वो भाषण को, आपके पास वीडियो है उसे सुन लीजिए, वहां लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, वहां ताली बजा रहे हैं। और एक बात फिर से कहता हूं, वहां कांग्रेस के लोग बैठे थे और जो अभी संतोष जी कह रहे थे कि मुंह पकड़ लेते, मैं अभी कह रहा हूं, परसों की बात छोड़िए, आज तक किसी ने कहा क्या वहां उपस्थित लोगों में? यदि उन्होंने शिकायत नहीं की जिनसे कहा गया है, इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने प्रहलाद जी को अपना गार्जियन माना। बृजगोपाल जी, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि
मन से आप बहुत अच्छे से तर्कों से डिफेंड करते हैं, लेकिन उधर लोग बैठे थे, राहुल गांधी किसी मंच पर भाषण देते हैं, लोग ताली बजाते हैं, उस पर बीजेपी यहां उनका पुतला फूंक देती है। उधर तो लोग ताली बजा रहे होते हैं, उधर तो लोग ताली बजा रहे होते हैं। ना आप समझिए ना इस बात को। एक सेकंड हाँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस की कार्य समिति में क्या कहते हैं, इस पर हम कभी टिप्पणी नहीं करते हैं। ना, वो किस तरह एक सेकंड सुन लीजिए। वो प्रियंका जी के साथ किस तरह का व्यवहार अपने घर करते हैं, हमने कभी टिप्पणी नहीं की। मगर जब वो एक मंच पर करते हैं, राजनीतिक मंच पर करते हैं, तो टिप्पणी करने का हमें पूरा अधिकार है। मैं तो ये मंच उनका घर परिवार थोड़ी था, उनकी ना ही पार्टी की बैठक थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टी की बैठक नहीं थी। यही तो उन्होंने कहा कि जो काम, और प्रहलाद जी ने जो अंतिम शब्द प्रयोग किया है उसे भी सुन लीजिए कि यदि प्रहलाद पटेल पर हमला करना है, आक्रमण करना है तो करिएगा, परंतु मेरी पार्टी और नेताओं का इससे कोई संबंध नहीं है, आप वहां क्यों कर रहे हैं, ये प्रहलाद जी ने कहा है, इसको भी सुन लीजिए। तो ये राहुल गांधी जी के बयान पर आप पूरी कांग्रेस को नहीं घेर लेते हैं क्या? ये तो आप वो बात कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा तर्क देते हैं, कमजोर तर्क क्यों दिए जा रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो पहले कांग्रेस पर कार्रवाई करो, फिर बोल रहे हैं कि वो तो परिवार में बोला है। ये कमजोर तर्क क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि प्रहलाद जी ने ये कहा है कि यदि वहां बैठे लोगों को अगर गलत नहीं लग रहा है तो आपको क्यों लग रहा है, और यदि आप कार्रवाई की मांग करते। आपकी बात ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस के कई नेता सार्वजनिक मंचों से भाषण देते हैं, वहां लोग ताली बजाते हैं, उस पर आप पूरे देश में पुतला फूंक देते हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं ना। आप लोग इतनी अच्छी बात करने वाले लोग इतनी अतार्किक बातें क्यों कर रहे हैं सर? आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बिल्कुल अतार्किक नहीं कर रहा हूं। देखिए, एक बात आपने ये मान लिया है कि वहां गलत है, फिर मैं कहता हूं कि कब, कहां और क्यों कही गई है, जब तक आप ये परिप्रेक्ष्य नहीं समझेंगे कभी इस पर ना जनता को भिखारियों की फौज इकट्ठा, जनता को किसी भी वर्ग को ये कहना है कि आपने मांगने वाले बन के भिखारियों की फौज इकट्ठा हो गई है, ये आपत्तिजनक है। उसे तो मैंने जो कहा है उसे एक बार भी डिनाई नहीं किया है। मैंने तो ये कहा है, कब कहा है, कहां कहा है और किनसे कहा। चलिए विजय शुक्ला जी आपके पास आता हूं। चलिए अब एक और बड़ी इसमें जाते हैं, शब्दों से निकलते हैं और भाव को समझते हैं। ये शिवराज जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि फ्रीबीज जो हैं हम कई चुनाव जिताऊ बातें करनी पड़ती हैं, वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। अब कांग्रेस ने उस वक्त भी पूछा कि भैया एक साल पहले ये तो आप ही कर रहे थे, और देश में चुनाव जिताऊ वादों की लाने का श्रेय अगर बड़े लेवल पर जाता है तो शिवराज जी को जाता है, और एक साल में अब जब सत्ता मिल गई तो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों से दूर हो रही है। आज ये कह रहे हैं कि लेने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए। तो ये चुनाव से पहले ये सब चीजें इन्हें नहीं पता थी, अभी अभी जानकारी मिली है मंत्रियों को, नेताओं को, या आपको लगता है ये वक्त की बात है? अब चूंकि पहले हमें वादा करना था और अब डिलीवर करना है, तो डिलीवर करना है तो फ्रीवीज भी हमको बस पसंद नहीं आएंगी, और डिलीवर करना है तो कोई मांगने वाला भी पसंद नहीं आएगा। देखिए, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स समाज के लिए कभी भी हितकारी नहीं रहती। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है ये समाज को स्वावलंबन से हटा रही है और उन्हें अकर्मण्य बना रही है समाज को। सुप्रीम कोर्ट भी ये चिंता करता है, समाज का हर बुद्धिजीवी तबका ये चिंता करता है, समाज को स्वावलंबी बनाने की जरूरत है, उसे आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, उसे फ्रीबीज की आदत और लत से बचाने की जरूरत है। वरना हमारे देश की जो पहचान है, हमारा देश जो स्वावलंबी देश माना जाता है, स्वावलंबन देश पर हमारे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ये देश के लिए गंभीर खतरा है फ्रीबीज पॉलिटिक्स। दूसरी बात यह है कि प्रश्न यह उठता है कि प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कि मत मांगिए, देने वाला बनिए, तो क्या प्रहलाद जी को बिना मांगे राजनीति में ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है क्या? क्या आज जहां वो हैं तो क्या उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिला हुआ है क्या? और दूसरी बात यह है, अभी आपके शो को देखते हुए मैंने 2 लाइन लिखी जी कि मांगना कौन चाहता है इस बेदर्द जमाने से, मांगना कौन चाहता है इस बेदर्द जमाने से, काश हमारे हाल तुम्हारे जैसे होते। क्या तो यदि प्रहलाद पटेल जी की तरह या उनके और सक्षम लोगों की तरह यदि किसी व्यक्ति का मांग, देखिए भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं मांगना अपने आप में कोई मांगना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह उसकी मजबूरी होती है, उसकी मुश्किल होती है, उसकी परेशानी होती है कि वह मांगने पर बाध्य होता है, विवश होता है। इतनी लंबी चौड़ी बातें, इतना स्पष्टीकरण, इतनी बातें कहने से अच्छा ये है कि आप
एक लाइन में ये बात कहो कि मेरी बातों का अर्थ दूसरे तरह से लिया गया, जैसा कि एक तकिया कलाम जवाब होता है नेताओं का, जो अमूमन देते मीडिया हैं। ने मेरी बातों को कुछ और तरीके से पेश कर दिया, मेरा इरादा तो ऐसा ना था। अब देखिए, मैं एक तर्क से जरूर प्रहलाद पटेल के सहमत हूं। अब वो मैं भाषा शैली ये शब्दों के उसमें फेर से हट करके बोलना चाहता हूं। जो उन्होंने एक बात कही है कि भिखारियों की फौज इकट्ठा करना समाज को मजबूत करना नहीं है, बल्कि यह कमजोर करने वाली बात है। ये बात प्रहलाद पटेल जी की वजनदार है। मैं इसका मैं समर्थन करता हूं। ठीक, क्योंकि आज देखिए कि आज जो लोग सक्षम हैं वो भी मांगते हैं। आप देखिए इंदिरा आवास, चाहे आप प्रधानमंत्री पीएम आवास देखिए, नल जल योजना देखिए, ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो सक्षम संपन्न लोग भी उस लिस्ट में, उस सूची में उसका लाभ लेते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है, सरकार की योजनाओं के लाभ लेने का जो सिलसिला है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। हमें यह सोचना होगा, समाज को सोचना होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसकी शुरुआत नेताओं को करनी होगी। क्या नेता जो सक्षम संपन्न है, क्या वो इसकी शुरुआत स्वयं से करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और यही संदेश है कि आप नेताओं को अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। उन्हें बहुत तोल के समझ के बात करनी चाहिए। 100 बातों की एक बात यही है। ठीक है, तो बयान के शब्दों को अगर छोड़ दें तो जो मूल अवधारणा थी इस बयान के पीछे या शिवराज जी के बयान के पीछे कि भाई मांगिए मत, फ्री में सब कुछ नहीं मिलता, थोड़ी मेहनत कीजिए। और ये अच्छी बात भी है। देश का हर समझदार आदमी ये मानता है कि अगर आप सक्षम हैं तो खुद से कीजिए। प्रधानमंत्री पहले बोलते थे, पर दिक्कत वहां आ जाती है जब यही पार्टी जो है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, फ्रीबीज को लेकर के चुनाव के बाद तो बात रखती हैं, पर चुनाव आती है तो फिर दिल्ली में 2500 रुपए फ्री में देने का ऐलान कर देते हैं और मध्य प्रदेश में कहते हैं कि नहीं, ये फ्रीबीज गलत होती हैं। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले, केंद्रीय चुनाव से पहले बोलते हैं कि फ्रीबीज गलत होती है, चुनाव आते आते वो ये बयान देना बंद कर देते हैं और खुद कई तरह की योजनाएं निकाल देते हैं। तो यहां सवाल यह है कि मजबूरी बन गई है क्या सियासत की? क्योंकि कांग्रेस भी इसी राह पर है, बीजेपी भी इसी राह पर है, आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर है। सब जानते हैं कि यह गलत है देश के लिए, पर सियासत में देश हित से ज्यादा इन दिनों चुनावी जीत जरूरी हो गई है, इसीलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष गौतम जी बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिज गोपाल लोया जी आपका भी, विजय शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।